नमस्कार, शहरनामा में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर मिडास एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक आनंद शुक्ला पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर को धमकाने का आरोप लगा है। आनंद शुक्ला ने इंस्पेक्टर को परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। बस शेड बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कुछ विज्ञापन बोर्ड हटाए थे, जिससे नाराज होकर आनंद शुक्ला ने धमकाया था पुलिस को। यादराम भारती जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ है। यादराम, आखिर अब ट्रैफिक इंस्पेक्टर को ही धमकी दी जा रही है। एक तो सही काम हो रहा है, उस पर धमकी दी जा रही है। किस तरह से एक्शन लेने की तैयारी हो रही है आनंद शुक्ला के खिलाफ? तो देखिए, ये श्वेता, गाजियाबाद जो ट्रैफिक पुलिस है वो यात्रियों की सहूलियत के लिए बस जो शेड है उनको बनाने का काम कर रही थी, जिसमें कुछ विज्ञापन जो थे, जो अननेसेसरीज लगे हुए थे, उनको हटाया गया था। इसी बात पर जो मिडास कंपनी के मालिक है आनंद शुक्ला, उन्होंने सीधे तौर पर जो इंस्पेक्टर ट्रैफिक है अनिल कुमार यादव, उनको धमकी दी और साफ तौर पर कहा कि मेरी जो पहुंच है वो काफी ऊंची है और इससे आपको बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसी को लेकर जो टीआई अनिल कुमार है, उनका यही कहना है कि उनको धमकी जिस तरह से दी गई है वो इस मामले में आगे की कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं। जी, चलिए, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आईजी सिविल डिफेंस अमिताभ ठाकुर लखनऊ में गौरी के घर पहुंचे हैं। अमिताभ ठाकुर खुद से कर रहे मामले की जांच रिपोर्ट डीजीपी को देंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसी आरी से शव काटना मुश्किल नहीं है, वही मुमकिन भी नहीं है। तो वहीं गौरी के पिता का कहना है कि हत्या में और लोग भी शामिल थे। उन्होंने पुलिस से ठीक से जांच करने की अपील की है। तो ऐसी आरी से शव काटना मुमकिन नहीं है, ये बात अब कही गई है। जिस तरीके से घर पहुंचे हैं अमिताभ ठाकुर, गौरी के आईजी सिविल डिफेंस अमिताभ ठाकुर लखनऊ में गौरी के घर पहुंचे और अमिताभ ठाकुर खुद से इस मामले की जांच कर रिपोर्ट डीजीपी को देंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसी आरी से शव काटना मुमकिन नहीं है। तो वहीं गौरी के पिता का कहना है कि हत्या में और लोग शामिल थे। उन्होंने पुलिस से ठीक से जांच करने की बात कही है। विवेक तिवारी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ है। विवेक, ये बताइए, अमिताभ ठाकुर जिस तरह से गौरी के घर पहुंचे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी आरी से शव काटना मुमकिन नहीं है। ये कहें कि जो सब्सटेंशियल एविडेंस है, दरअसल उसकी जुगाड़ करने के चक्कर में पुलिस फंसती नजर आ रही है। और अब तो यहाँ कहें कि अमिताभ ठाकुर की जो जांच है उसमें भी ये बात कही जा रही है। जी बिल्कुल श्वेता, लखनऊ पुलिस के खुलासे पर एक और बड़ा सवाल है। खुद उनके ही विभाग के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी ने पुलिस के खुलासे पर सवाल उठा दिए हैं। ये दोहरी मुसीबत लखनऊ पुलिस के ऊपर मानी जाएगी। अमिताभ ठाकुर अब से कुछ देर पहले गौरी श्रीवास्तव के घर पर गए थे, उनके पिता से मुलाकात की है और सारी चीजों का उनसे जानकारी हासिल की है। और उसके बाद जी संगम से बात करते हुए अमिताभ ठाकुर ने ये कहा है कि जिस आरी से शव काटने की बात कही जा रही है, उस शव नहीं काटा जा सकता है। वो बहुत हल्के किस्म की आरी है और ये इससे बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि कोई शव इससे काटा जा सकता हो। दूसरी तरफ गौरी के फादर ने भी ये बात कही है कि उनको पुलिस के खुलासे से बहुत संतुष्ट नहीं है। इसमें और भी लोग हो सकते हैं, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, और लोग हो सकते हैं। पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है, तो उन्होंने भी जांच पर सवाल है। तो एक तरफ मृतका के पिता ने भी जांच पर सवाल उठा दिए हैं और खुद पुलिस विभाग के एक सीनियर आईपीएस अफसर ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। तो ये लखनऊ पुलिस अब पहले तो जवाब अपने ही विभाग के अधिकारी को दे और उसके बाद मीडिया को और दूसरे लोगों को जवाब दे कि किस तरह से उसने खुलासा किया है। बिल्कुल विवेक, बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो लखनऊ के गौरी मर्डर केस में जी संगम के खुलासे के बाद लखनऊ पुलिस में हड़कंप मचा है। लखनऊ पुलिस ने आरी बेचने वाले दुकानदार को उठा लिया है और इसी दुकानदार ने जी संगम पर खुलासा किया था कि गौरी मर्डर केस के खुलासे में दिखाए गए आरी को यूपी पुलिस के सिपाहियों ने उससे 50 रुपए में खरीदा था। और विवेक तिवारी हमारे साथ है। विवेक, जिस तरह से आपने भी बात की थी दुकानदार से, अब सवाल ये उठता है कि पहले से दुकानदार से पूछताछ हो चुकी है, तो अब क्यों उठा के ले गई है पुलिस? क्या पुलिस को डर लग रहा है कि जो सच्चाई है वो सामने आ गई है और दबाव बना के बयान को बदला किसी तरह से जाए? क्या इस तरह की अब कोशिश शुरू हो रही है? जी हाँ, इसी तरह की कुछ कोशिश हो रही है कि उससे कुछ बयान बदलवा करके दिलवाया जाए, जिससे पुलिस का जो खुलासा है वो सही साबित हो सके। और कहीं ना कहीं इस बात की कोशिश की है। खुद एसएसपी के आवास पर उस दुकानदार को पुलिस लेकर के गई है, इस वक्त वो वहीं पर है। और ये हैरानी की बात है कि इतने दिनों से उससे पूछताछ नहीं की गई। अचानक जी संगम पर खबर दिखाए जाने के बाद उसको उठाया पुलिस ने। एक तरह से दबाव और अनुचित दबाव और टॉर्चर करने की कोशिश में जुट गई है पुलिस, ताकि उसकी जो छवि है वो उस पर असर न पड़े और जो कुछ भी वो झूठ सही खुलासा कर रही है लोग उसी को मान लें, ये कोशिश की जा रही है। और हैरानी इस बात की है कि पुलिस के अधिकारी ही इस पर सवाल उठा रहे हैं, मृतका के पिता सवाल उठा रहे हैं
तो इस बेचारे दुकानदार से पुलिस क्या उगलवाना चाहती है, क्या कहना चाहती है, ये समझ के बाहर है। अच्छा, अब ये देखिए विवेक, सबसे अहम बात तो ये कि जिन 2 सिपाहियों का जिक्र हो रहा है, जाहिर सी बात है दुकान में फुटेज, सीसीटीवी फुटेज है, उस पूरे एरिया में सीसीटीवी फुटेज है, ऐसे में पुलिस उन 2 सिपाहियों के बारे में कुछ क्यों नहीं कह रही है? देखिए, पुलिस सिपाहियों के बारे में कैसे कह सकती है जब खुद ही पुलिस के आला अफसरों ने सिपाहियों को वहां भेजकर आरी मंगाई थी। और अब जो भूमिका बनाई जा रही है श्वेता, वो ये बनाई जा रही है कि पुलिस इस बात को आगे चल के कहेगी कि पुलिस वालों ने वहां से आरी बिल्कुल खरीदी थी और इसलिए खरीदी थी ताकि उस आरी का मिलान जो आरोपी के पास से आरी मिली है उससे किया जा सके और ये साबित किया जा सके कि ये आरी, इस तरह की आरी इस दुकान पर मिलती है। तो एक नई थ्योरी गढ़ने की तैयारी कर ली गई है और शायद इसीलिए इस दुकानदार को उठाया गया है ताकि वो वही कहे जो पुलिस चाह रही है, उससे अलग बिल्कुल न कहे। तो इस तरह से अपनी थ्योरी को सही साबित करने के लिए पुलिस अब एक तरह अच्छा, से टॉर्चर का सहारा जैसा कि अब जब आप बात कर रहे थे दुकानदार से, तो दुकानदार ने ये कहा था कि जब ये बात आरी के सामने आई थी तो पुलिस उसको लेके गई थी, सुबह 9 बजे से रात 8:45 बजे तक उसको बैठा के रखा गया, उसे तमाम बातें की गई। क्या उस दौरान जो जांच पड़ताल थी वो नहीं पूरी हो पाई थी कि अब जब जी संगम पर खबर दिखाई गई है तो दुकानदार को उठा लिया पुलिस ने? यकीनन उसने यही बात कही थी कि 10:30-11 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक पुलिस उसको बिठाती रही और दोनों भाइयों को पुलिस ने वहां बिठा करके रखा। तो जो पूछताछ होनी चाहिए थी दुकानदार से वो की जा सकती थी। अब अचानक खबर दिखाए जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, फिर से उसको उठाया गया है, उसको एसएसपी के आवास में ले गए हैं जहां पर वो रहते हैं, रेजिडेंस है जो एसएसपी का। और अब देखते हैं कि जब वो निकलता है तो क्या बात कहते हैं, या पुलिस उसको मीडिया से मिलने देती है या नहीं मिलने देती है। अब देखना है कि किस तरह की सफाई पुलिस देती है, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस ने कहानी बना ली है और वो कहानी है कि पुलिस वालों ने 2 सिपाहियों ने वहां से आरी खरीदी थी और आरी इसलिए खरीदी थी ताकि उसका मिलान आरोपी के पास से मिली आरी से कराया जा सके। बिल्कुल विवेक, आगे भी आपसे अपडेट इस मामले में लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको सुनाते हैं दुकान के कर्मचारी का वो बयान जिसमें वो मान रहा है कि रेल वाली आरी पुलिस के 2 सिपाही खरीद कर ले गए थे, जो पुलिस ने खुलासे के दिन दिखाई थी। रेल वाली ही मांगी थी। नहीं, यही आ रही थी ना, देखो यही थी पक्का। हाँ। चलिए बढ़ते आगे। 14 साल बाद यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पूर्णकालिक नॉन आईएएस प्रबंध निदेशक मिलेगा। पिछले 2.5 साल से एपी मिश्रा के पास यूपीपीसीएल के एमडी का अतिरिक्त प्रभार था और वहीं उत्पादन निगम और कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी नए निदेशक नियुक्त किए जाएंगे। दरअसल सरकार ने हाल ही में प्रबंध निदेशक के कार्यकाल और नियुक्ति को लेकर प्रावधानों में बदलाव किए थे। तो 14 साल में पहली बार होगा जब नॉन आईएएस एमडी मिलेगा यूपीपीसीएल को। अब सवाल ये उठता है कि जब नॉन आईएएस एमडी होगा तो कार्यशैली में किस तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा, यूपीपीसीएल को आगे ले जाने में किस तरह से मदद मिलेगी, क्योंकि अभी तक जो भी एमडी हुए हैं वो आईएएस रहे हैं। और ऐसे में जब अब 14 साल बाद नॉन आईएएस एमडी होगा यूपीपीसीएल में, तो फिर कैसे नई तस्वीर देखने को मिलेगी यूपीपीसीएल की। अवनीश विद्यार्थी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। अवनीश, एक बात बताइए कि ये कहा जा रहा है कि 14 साल बाद नॉन आईएएस एमडी होगा यूपीपीसीएल में। आमतौर पर यह कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर सरकार का बड़ा दबाव होता है काम करवाने के लिए और कैसे किसी प्रोजेक्ट को आगे ले जाना है इसके लिए। क्या ये माने इस बार इस तरह का कोई दबाव नहीं होगा क्योंकि ये नॉन आईएएस एमडी होंगे इस बार? देखिए, अतिरिक्त प्रभार के तौर पर तो पिछले 2 साल से एपी मिश्रा काम कर रहे थे बतौर एमडी, लेकिन पूर्णकालिक एमडी के तौर पर जो है किसी टेक्नोक्रेट को पिछले 14 साल में कार्यभार नहीं दिया गया था और इसीलिए कुछ आवश्यक नियमों में प्रावधान जो थे उनको बदला गया था और नए नियम लाए गए थे। उन्हीं के आधार पर इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है वो आज चल रही है। इसमें 3 अलग अलग कंपनियों के निदेशक और पावर कॉर्पोरेशन के एमडी के पद पर जो है नियुक्ति की जाएगी। चलिए अवनीश, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते आगे। अखिलेश सरकार यूपी में इस बार बजट से पहले विकास का एजेंडा पेश करेंगे और इस एजेंडे के तहत ही सरकार साल 2015-16 का बजट पेश करेगी। 9,000 करोड़ से ज्यादा की कई योजनाओं समेत आधारभूत ढांचे पर सरकार का जोर होगा। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा का सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश प्रमुख विभागों के प्रमुख सचिवों और मुख्य सचिव के साथ आज शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। यूपी विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों ने विधानसभा के तिलक हॉल में शपथ ली। 13 एमएलसी में आज 9 लोगों ने शपथ ली और इनमें एसपी के अशोक वाजपेयी, अहमद हसन, आशु मलिक,
राम जतन, वीरेंद्र सिंह, सरोजनी अग्रवाल और साहब सिंह सैनी ने शपथ ली। इस दौरान कानपुर स्नातक क्षेत्र से अरुण पाठक और बीजेपी के लक्ष्मण आचार्य को भी विधान परिषद सभापति विजय शंकर पांडे ने शपथ दिलाई। इस मौके पर बीजेपी के लक्ष्मण आचार्य ने कहा कि मोदी के विकास के एजेंडे पर काम किया जाएगा। माननीय मोदी जी पूरे देश का विकास कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन का जो एजेंडा पूरे मंत्र उन्होंने देश को दिया है, हम उनके एजेंडे पर काम करके पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली की हार से उत्तर प्रदेश बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना बीजेपी को भारी पड़ रहा है। साथ ही सदस्यता अभियान भी फेल हो गया है। यूपी में भी पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा है और रोज हो रही है नई ज्वाइनिंग से आम कार्यकर्ता सशंकित है। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि पार्टी में शामिल होने वालों को टिकट का आश्वासन नहीं दे रही है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आज ही बयान है अखबारों में कि जो भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इस तरह के लोग, बुद्धिजीवी लोग और समाज में काम करने वाले लोग जो पार्टी में आ रहे हैं, वो इस शर्त पर कि हम टिकट की शर्त पर नहीं, लेकिन जो लोग हमको सपोर्ट देने के लिए आ रहे हैं उनको वो ज्वाइन कराएंगे। बाकी कोई शर्त के साथ किसी की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है कि कोई ज्वाइन करने आ रहा तो उसको हम टिकट ही देंगे। एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही, जहां पर केडी सिंह बाबू स्टेडियम में शकुंतला मिश्रा दृष्टिबाधित टूर्नामेंट का शुभारंभ आज से हो गया है। इसका उद्घाटन सतीश चंद्र मिश्रा, ब्रजेश पाठक और टीम इंडिया के सदस्य आरपी सिंह की मौजूदगी में हुआ। स्वर्गीय शकुंतला देवी मिश्रा जी के नाम पर ये ऑल इंडिया ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। ये 14वां टूर्नामेंट है। इसमें ब्लाइंड बच्चों की टीमें पूरे कंट्री से आती हैं, हर स्टेट से, और किस ढंग से खेलते हैं आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ब्लाइंड बच्चे गेंद पर किस ढंग से छक्के चौके लगाने का काम करते हैं। इस टूर्नामेंट का आयोजन सर करा रहे हैं बहुत दिन से, और ये टूर्नामेंट बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है सभी लोगों के लिए। कैसे टूर्नामेंट होते रहने चाहिए ताकि ये बच्चे भी आगे आए और समान विचारधारा से को बीट करें। अनुभव यही है कि मतलब जिस रूल और जिस तरीके से खेल रहे हैं, मेरे हिसाब से तो मैं तो नहीं खेल सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी ट्राई किया, मुझे तो एक बॉल हिट नहीं हुई, तो ये तो बहुत ही टफ काम है ऐसे खेलना। धीरे ये 14वां वर्ष है। जब पहली बार शुरू किया था, बहुत छोटे स्केल में शुरू किया था, आज हम लोग इस स्केल पे पहुंच सके हैं। वो इस वजह से क्योंकि बच्चों के अंदर उत्साह है। केरला, गुजरात, कहां से बच्चे आ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, तेलंगाना से आ रहे हैं, और हर वर्ष आते हैं। कि पर्पज यही है कि अगर ये बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं ब्लाइंड्स, तो ये सब कुछ कर सकते हैं। और ये रियलाइज करने की जरूरत है आम आदमियों को कि उनका उत्साह बढ़ाने की जरूरत है। एटा पहुंचे उन्नाव से सांसद और विवादों में रहने वाले साक्षी महाराज ने दिल्ली में बीजेपी की हार का कारण मोदी या बीजेपी को न मानते हुए खुद इसकी जिम्मेदारी ली है और माना है कि उन्होंने 4 बच्चों वाला बयान दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस हार का असर आने वाले विधानसभा चुनावों में नहीं पड़ेगा और इस चुनाव से यूपी, बंगाल, बिहार, असम में बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि जो गलती हमने यहां की वो दोबारा नहीं होगी। साक्षी महाराज जब प्रचार करने का ये तो कह रहे हैं साक्षी महाराज ने 4 बच्चे कह दिए, तो साक्षी महाराज को ही नहीं, मोदी जी को मैं इसमें जिम्मेदार ठहरा सकता, ना अमित शाह जी को ठहरा सकता, और मैं कौन ठहराने वाला हूँ। हमारा मोदी जी का, अमित शाह का, पूरी पार्टी का ये दायित्व बनता है कि इस हार पर हम लोग समीक्षा करें, आखिरकार गलती कहाँ हुई, और वो जानकारी अमित शाह जी को भी है, हमें भी है। देखते हैं क्या होता है। तो केवल साक्षी हैं। क्या इसका प्रभाव यूपी के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है? मुझे लगता है कतई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बल्कि लाभ होने वाला है। इस चुनाव से हमें यूपी में भी लाभ होगा, बंगाल में भी लाभ होगा, असम में होगा, बिहार में होगा, क्योंकि हमने यहाँ जो गलती की है वो गलती हम यूपी, बिहार, बंगाल में नहीं करने वाले हैं। इधर प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री शिवपाल यादव आगरा पहुंचे। यहां उन्होंने आधा दर्जन सड़क और सिंचाई से संबंधित परियोजनाओं का शिलान्यास किया। शिवपाल यादव ने सुरसदन में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। तो सड़क सिंचाई से संबंधित कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसमें से शिवपाल यादव आगरा पहुंचे। यहां उन्होंने आधा दर्जन सड़क और सिंचाई से संबंधित परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। विवेक पाठक जी मेरे संवाददाता हमारे साथ हैं। विवेक, अगर आगरा की सड़कों की बात करें तो एक तरफ ताज और एक तरफ आगरा की सड़कें, यहाँ पर आते पर्यटक हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल होती है कि वो जिन सड़कों से गुजरते हैं उनका हाल बड़ा खराब है। ये माने जो अब परियोजनाओं की शिलान्यास किया है शिवपाल यादव ने, उससे इन सड़कों की तस्वीर बदलेगी? आप देखिए श्वेता,
जिस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर ने आज यहाँ पर आकर घोषणाएं की हैं और शिलान्यास जितना किया गया है, आधा दर्जन करीब परियोजनाओं को शिलान्यास किया गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि शिलान्यास तक से आप केवल जो ढांढस बढ़ा सकते हैं आगरा वासियों के जितनी भी समस्याएं हैं और जो यहाँ के जो पर्यटक घूमने आते हैं उनकी समस्याओं को लेकर ढांढस यानी कि एक विश्वास जरूर जगा सकते हैं, लेकिन उन सभी परियोजनाओं का क्रियान्वयन आखिर तो शहरी जो विकास है, जो सड़क परियोजनाओं को तो आज हरी झंडी दिखाने की बात कही गई है। बिल्कुल, अब देखना होगा विवेक कि आखिर इन तमाम चीजों का फायदा किस तरीके से होता है। पूरी जानकारी देने बहुत बहुत धन्यवाद। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर निर्माणाधीन साइट पर काम के दौरान सुपरवाइजर की गिरने से मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त ग्रेटर नोएडा से मिल रही है, जहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरकर सुपरवाइजर की मौत हो गई है। निर्माणाधीन साइट पर हुआ है यह हादसा। बिस्तर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है ये। तो निर्माणाधीन बिल्डिंग की साइड से गिरकर सुपरवाइजर की मौत हो गई है। बिस्तर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अमित चौधरी जी मुझे संवाददाता हमारे साथ है। अमित, ये बताइए कि यह हादसा हुआ कैसे है, कैसे ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है यहां से इसकी बिल्डिंग से गिरकर सुपरवाइजर की मौत हुई? देखिए, जो परिवार है, पीड़ित परिवार, उसका साफ तौर पर कहना है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है और बिल्डर, इन दोनों की गलती के चलते ये पूरा हादसा हुआ है। अक्सर देखा जाता है जो बिल्डरों की कंस्ट्रक्शन साइड है उनके लिए जो गाइडलाइन दी जाती है उन गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते। हेलमेट या जाल जिस तरीके से लगाया जाता है वो इन साइडों पे नहीं देखने को मिलता, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। यहाँ किसी तरीके की जो सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं वो पूरे नहीं हुए थे। पीड़ित परिवार का ये भी आरोप है कि जो बिल्डर पक्ष है वो मृतक को अस्पताल में छोड़ के वहां से फरार हो गया। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसका पोस्टमार्टम करा दिया है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है और जांच करने की बात कर रही है। बिस्तर थाने की पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर बुलंदशहर में डिबाई कोतवाली के इंस्पेक्टर श्यामलाल पांडे की सड़क हादसे में मौत हो गई है, जबकि 3 कांस्टेबल घायल हो गए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में अलीगढ़ रेफर किया गया है। दरअसल यहां के दानपुर इलाके में आगरा से दबिश देकर लौट रहे इंस्पेक्टर की गाड़ी की एक अन्य गाड़ी से भिड़ंत हो गई। इंस्पेक्टर डिबाई साहब अपने राज्य की ड्यूटी से वापस लौट रहे थे और दानपुर के पास अपनी गाड़ी से थे, तो पुलिस फोर्स भी उनके साथ था, और वहीं एक किसी आगे गाड़ी जा रही थी, उससे एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उनको चोट लगी थी, और चोट लगने के कारण उनको बरन हॉस्पिटल में वहां पे ट्रीटमेंट के लिए ले गए थे, और वहां जाके फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली इलाके में गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लग गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की एक तरीके से वो लोग झुलस गए हैं, तो मदद करने के लिए आगे आए पड़ोसी भी इसकी चपेट में आ गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 3 लोगों को दिल्ली रेफर किया गया है। हैरत की बात तो ये कि हादसा पुलिस चौकी से महज 200 कदम की दूरी पर हुआ है, फिर भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। अविरलता निर्मलता के लिए 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली नमामि गंगे परियोजना तैयार होने के बावजूद पीएम मोदी की काशी में गंगा का जल खारा हो गया है। ये बात गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में सामने आई है। खुलासा हुआ है कि गंगा के पानी में पीएच की मात्रा सामान्य से ज्यादा पाई गई है। जांच में जनवरी 2014 से जनवरी 2015 तक गंगा के पानी में पीएच की मात्रा 8.69 मिली है, और ये मणिकर्णिका घाट से राजघाट के बीच गंगा के पानी में खारा होने की बात सामने आई है। गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक पीएच की सामान्य मात्रा 6.5 से 8.5 के बीच होनी चाहिए। अगर यही हाल रहा तो गंगा का पानी पीने योग्य नहीं रह जाएगा। बीएचयू की गंगा प्रयोगशाला के पूर्व समन्वयक प्रोफेसर यूकी चौधरी के मुताबिक क्षारीयता की मात्रा जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे गंगा का पानी पीने से पेट और स्किन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। 7 मिड स्केल है। 7 के ऊपर पीएच जाने का मतलब होता है कि पानी में क्षार की मात्रा ज्यादा है। 7 से नीचे पीएच का मतलब होता है कि पानी में अम्ल की मात्रा ज्यादा है। अम्लीयता और क्षारीयता मापने का एक पैमाना है पीएच, जिसके अनुसार बनारस में अप स्ट्रीम में पीएच की वैल्यू नॉर्मल है, रेंज में है, लेकिन डाउन स्ट्रीम में जाते जाते पीएच की वैल्यू बढ़ना संकेत करता है कि पानी की क्षारीयता स्टैंडर्ड से ज्यादा है। बड़ी वजह तो मुझे जो लग रहा है गंगा की केवल अल्कलिनिटी की नहीं और विभिन्न जो बीमारियां हैं उसकी मुख्य वजह है जो जितना ही डिस्चार्ज आप निकालते जाएंगे
उतना ही इसकी क्वालिटी डिटोरिएट होता चला जाएगा। या दूसरा है, यदि आपने किसी इंडस्ट्री ने अपनी कैपेसिटी को बढ़ा दिया, तब भी इसका पॉल्यूटेंट लोड बढ़ता चला जाएगा। इसलिए दोनों को मॉनिटरिंग करना आपका जरूरी है। गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में चौंका देने वाला तथ्य सामने आया है। वाराणसी में गंगा का जल लगातार खारा होते जा रहा है। पीएच की मात्रा लगातार बढ़ते जा रही है। गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जनवरी 2014 से जनवरी 2015 के बीच प्रत्येक महीने की रिपोर्ट के आधार पर यह कहा है कि हर महीने पीएच की मात्रा बढ़ते जा रही है। गंगा में ये जो खारापन बढ़ रहा है, ये सबसे ज्यादा डाउनस्ट्रीम में पाया गया है, यानी मणिकर्णिका घाट से लेकर राजघाट तक के बीच पानी में खारापन ज्यादा पाया गया है। इस वजह से गंगा के पानी से स्नान करने से कई चर्म से संबंधित बीमारियां सामने आएंगी और अगर इसको रोका नहीं गया तो निश्चित रूप से इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। इसकी वजह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है, इसकी वजह सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट है। अगर लगातार गंगा में गिरने वाले सीवर के पानी को, औद्योगिक कचरे को नहीं रोका गया तो वाराणसी में खारापन लगातार बढ़ते जाएगा। फिलहाल 6.5 से 8.5 तक जो पीएच का सामान्य स्तर है वो बढ़कर 8.69 तक पहुंच गया है।